जी व्यूअर्स, वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग टाइम सीरीज़ डाटा सेट कि आप टाइम सीरीज़ डाटा सेट बना कैसे सकते हैं, क्या फ़र्क होता है क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज़ डाटा सेट में। आज हमारी डिस्कशन है पैनल डाटा सेट के ऊपर। इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पैनल डाटा is usually called as cross sectional time series data। बेसिकली इसकी खासियत ये होती है कि इसमें क्रॉस सेक्शन भी होते हैं, इसके अंदर टाइम सीरीज़ भी हैं, यानी इसमें फॉर्म्स भी होंगी, इसमें टाइम भी होगा। ठीक है, तो आप जब टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शंस दोनों किस्म के डाटा को कंबाइन कर देते हैं तो वो पैनल डाटा बन जाता है। तो पैनल डाटा इज़ यूजुअली कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज डाटा एज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द अबव मेंशन टाइप collection of observation for multiple subject at multiple instances या multiple time periods। तो बेसिकली आप मल्टीपल इदारों का, मल्टीपल लोगों का, ठीक है, मल्टीपल एंटिटीज़ का, मल्टीपल कंट्रीज़ का जो डाटा है वो आप कंबाइन कर देते हो विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, तो उसको हम जो है वो पैनल डाटा का नाम दे देते हैं। पैनल डाटा और लॉन्गिट्यूडिनल डाटा, इसका दूसरा नाम जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल डाटा है, इज़ अ मल्टी डायमेंशनल डाटा इन्वॉल्विंग मेजरमेंट ओवर टाइम। ठीक है जी। पैनल डाटा कंटेन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ मल्टीपल फिनोमिना ऑब्टेन्ड ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड फॉर द सेम फर्म और इंडिविजुअल। अ स्टडी दैट यूजेस पैनल डाटा इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और पैनल स्टडी। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, अगर आप गौर से देखें तो कंट्री की बेस पर डाटा लिया गया है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं उनकी कोडिंग हुई हुई है। लाइक जो पहली कंट्री है उसके लिए कोड 1 इस्तेमाल हुआ है, पहली कंट्री का डाटा 2014 से लेकर 2018 तक का। फिर सेकंड कंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसका भी 14 से 18 तक का है। फिर थर्ड कंट्री स्टार्ट हो जाती है, 14 से 18 तक का है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। बेसिकली एक्सेल की शीट में जब आप फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं पैनल डाटा का तो वो कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होता है। तो इसको मैं एक्सेल की मदद से जो है वो मज़ीद क्लियर करता हूँ आपको कि एक्सेल में हम जब पैनल का फॉर्मेट ट्राई करते हैं तो वो किस तरह का होता है। तो ये अगर आप गौर से देखें तो सबसे लेफ़्ट साइड पे आपको, अगर क्योंकि ये मैंने बैंक्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ फर्म आईडी है, ठीक है जी, उसके बाद ईयर्स हैं। तो ये फर्म आईडी से मुराद क्रॉस सेक्शनल आइडेंटिफिकेशन है और उसके बाद ये टाइम की आइडेंटिफिकेशन है। तो नेशनल बैंक का 2006 से लेकर 2017 तक का डाटा, ठीक है, जहाँ तक एक ही इदारे का डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ तक उसके लिए जो है सेम नंबर आपने इस्तेमाल करना है, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। न्यूमेरिकली हमने इस नंबर की कोई मेजरमेंट नहीं करनी, सिर्फ हमने नेशनल बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नंबर 1 दे दिया, जैसे कि आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको रोल नंबर दे दिया जाता है और यहाँ पे हमने ईयर्स मेंशन कर दिए। उसके बाद उसी तरह से पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, फिर इंडिपेंडेंट आएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके कंट्रोल वेरिएबल आएंगे और ये सब के सब बैक एंड पे उनके जो रॉ डाटाज हैं जो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यहाँ पे फीड करेंगे बेस्ड ऑन द फार्मूला, उनकी मदद से इन सबको कैलकुलेट किया जाएगा। तरीकाकार वही है, इसको बेसिकली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अगर ROA को कैलकुलेट करना है तो आप एड्रेस बार पे देखें, इसका फार्मूला नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने ये वाला जो डाटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो आपके फार्मूलों के हिसाब से हों, ये सारे का सारा डाटा फीड कर देना है। फीड करके उसके बाद आप फार्मूला लगाएं और फार्मूला लगाने के बाद जो है वो आप वेरिएबल कंप्यूट करना शुरू कर दें। और जैसे ही एक बैंक का आपका डाटा कंप्लीट हो, आप यूँ समझ लें कि आप हर बैंक का ना टाइम सीरीज़ कंबाइन करते जा रहे हैं। यहाँ तक पहले बैंक का टाइम सीरीज़ है, ठीक है, यहाँ से दूसरे बैंक का टाइम सीरीज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसी तरह फिर आगे तीसरे बैंक का टाइम सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा,
चौथे बैंक का, जितने भी इदारों का आप डाटा लेना चाह रहे हैं सबका टाइम सीरीज़ आप कंबाइन कर दें तो वो बेसिकली आपका पैनल बन जाता है। लोग पैनल डाटा सेट को इसलिए भी स्टडी करना चाह रहे होते हैं, इसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, मोर देन 30 हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए कम से कम आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 होना लाजमी है। अगर 30 से कम है तो आपका डाटा जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, उसकी एस्टिमेशन इतनी रिलायबल नहीं आएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइम सीरीज़ में देखूं तो मेरी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 12 बनेंगी, ठीक है। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल में देखूं तो मेरी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 10 से भी कम है। तो इन दोनों केसेस में मैं अगर स्टडी को कंडक्ट करूंगा तो माइट भी रिज़ल्ट उतने अच्छे ना आए। लेकिन अगर मैं पैनल में जाऊं तो क्योंकि इसमें क्रॉस सेक्शंस भी है, इसमें टाइम सीरीज़ भी है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 30 से ग्रेटर हो जाती हैं, ठीक है। जब आप वेरिएबल को कंप्यूट कर लोगे तो आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 30 क्रॉस कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा फॉर्म्स होंगी और जितने आप टाइम लैप्स के हिसाब से डाटा यहाँ पर एंटर करोगे उतना ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 30 से ग्रेटर हों तो नॉर्मेलिटी जो है उसको क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। अगर 30 से कम है तो वो टेक्निकली वैसे ही नॉर्मल नहीं रहता। तो करना क्या है, आपने ईयर वाइज ये जो रॉ डाटा है जो कि आपके फार्मूले के हिसाब से जो कंपोनेंट बनते हैं उनका एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने वेरिएबल को उसी तरतीब में पहले डिपेंडेंट आएंगे, फिर इंडिपेंडेंट आएंगे, ठीक है, फिर आपके कंट्रोल वेरिएबल आएंगे। हर वेरिएबल को फार्मूले के हिसाब से कंप्यूट कर लेना है कि ये वेरिएबल जो है ये किस किस कंपोनेंट से कंप्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे ROA है, इसको कंप्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट चाहिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है जी, ठीक है। अगर टैक्स मौजूद नहीं है तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहेंगे। तो जहाँ पे फार्मूला लगाना है वहाँ जाकर आपने इक्वल का साइन देना है और जिस कंपोनेंट को पहले पिक करना है उसको क्लिक कर दें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर एड्रेस बार में ये शो हो जाएगा इक्वल का साइन R2। अब क्योंकि मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिवाइड करना है टोटल एसेट से तो मैं यहाँ पर स्लैश का साइन डालूंगा जो कि डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, एंटर दबा दूंगा, ठीक है। तो ये वो मेरे पास वो कंपोनेंट कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कि ये सारे के सारे कंप्यूटेड नहीं थे, लेट्स सपोज, ठीक है। तो जहाँ पे फार्मूला लगाया है उसी को बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो ये आपके सारे कंपोनेंट कंप्यूट कर लेगा। इसी तरह आप सेकंड वेरिएबल कंप्यूट कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, उनके फार्मूले के अकॉर्डिंगली जिस पे जो फार्मूला लगता है आपके बेस पेपर के अकॉर्डिंगली या जहाँ पे भी आपने अपने वेरिएबल्स की मेजरमेंट लिखी हुई है उसको जस्ट यहाँ पे आके आप प्लेस करें फार्मूले को मैन्युअली और उसके कंपोनेंट्स को उस फार्मूले में फीड कर लें तो आपकी कंप्यूटेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आखिर में कमेंट करके अपनी जो आइडियाज़ हैं या आपने जो भी इससे सीखा है उससे ज़रूर हमें जो है वो आप मुस्तफ़ीद करें। शुक्रिया।